Listen to this audiobook, The Rise of the Celestial Emperor and His Seven Brides, only on the AS Novel Boy YouTube channel. Let's continue. ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी गंध बहुत खराब है। मुझे लगता है कि मैं उल्टी करने वाला हूं। वासु ने अपनी घृणा या आंखों में घृणा की झलक छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वासु राक्षस को ऐसे देख रहा था जैसे वह मल खाने वाले सुअर को देख रहा हो। राक्षस ने काफी कुछ सुन लिया था। हालांकि वह बोल नहीं सकता था, लेकिन वह वासु द्वारा कहे जा रहे शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। राक्षस ने वासु को मुक्का मारने से पहले दहाड़ लगाई। बहुत तेज गति से राक्षस का दाहिना हाथ बाहर निकल आया। वासु समय रहते मुक्का चकमा देने में कामयाब रहे। मैग्मा हेरफेर। जैसे ही वासु ऊपर उड़ा, 400 मीटर ऊंचे विशालकाय राक्षस के नीचे बर्फ की मोटी परत बहुत तेजी से पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में राक्षस के पैर डूबने लगे। बर्फ की मोटी परत के नीचे मैग्मा की 2000 मीटर बड़ी झील थी, जो राक्षस को पूरी तरह से जलाने की कोशिश कर रही थी। मैग्मा झील और उसके आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगी। राक्षस ने पाया कि उसके पैरों पर लाल रंग का मैग्मा लगा हुआ है और उसके टखने तक पहुंच गया है। इसीलिए मेरा मैग्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वासु ने देखा कि राक्षस मैग्मा झील में बिना किसी नुकसान या चोट के खड़ा है। यहां तक कि एक नौसिखिए 5वें क्रम के साधक को भी उसके मैग्मा के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गर्जन। राक्षस ने एक और शक्तिशाली दहाड़ लगाई, जिससे सदमे की लहरें पैदा हो गईं। दहाड़ के बाद राक्षस ने अपना मुंह खोला। वासु ने देखा कि राक्षस का मन उसके मुंह में संघनित हो रहा है। वह राक्षस के मुंह में एक गहरे बैंगनी रंग का गोला बनता हुआ देख सकता है। उसी समय राक्षस के सिर पर उगने वाले सांपों ने भी अपना मुंह खोला। उनके मुंह में भी एक ऐसा ही गहरा बैंगनी रंग का गोला बनना शुरू हो गया। यह बहुत बुरा है। वासु को यह महसूस हो रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि अगर वह पर्याप्त सावधान नहीं रहा तो यह हमला उसकी जान ले सकता है। वासु ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। साथ ही उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 7 समुद्रों का मुकुट भी निकाला और छोटे मुकुट को अपने सिर के ऊपर रख लिया। थोड़े से मन की मदद से वासु अपने बड़े सिर पर मुकुट धारण करने में सक्षम हो गया। जैसे ही वासु ने मुकुट पहना, उसे लगा कि उसकी शक्तियां पुनः बढ़ रही हैं। फंक्शन 3। जब राजा इस मुकुट को पहनता है तो उस राजा की लड़ने की शक्ति 20% बढ़ जाती है। मालिक की साधना 5वें क्रम से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा यह फंक्शन काम नहीं करेगा। उसी समय वासु ने एडम द्वारा दी गई 5 सितारा तलवार निकाली। 4 सितारा रनमास्टर बनने के बाद वासु अपने एडमांटाइड डूमब्लेड पर रूनिक जादू जोड़ने पर काम कर रहा है। हालांकि वासु ने अपने एडमांटाइड डूमब्लेड पर सभी रून उत्कीर्णन का काम पूरा नहीं किया था, फिर भी वह कुछ ऐसे कार्यों का उपयोग कर सकता है जो उसने पूरे कर लिए थे। इनमें से एक कार्य था विस्तार। 3 टन वजन वाली काली तलवार का आकार बढ़ने लगा। यह एक सरल लेकिन बहुत जटिल तकनीक थी। वासु एडमांटाइड डूमब्लेड के आकार को बढ़ा सकता है। एडमांटाइड डूमब्लेड 30 मीटर लंबा हो गया। अपने ड्रैगन हाथों से तलवार पकड़कर वासु ने राक्षस के हमले से खुद को बचाने के लिए तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। राक्षस की गति को देखते हुए वासु जानता था कि वह इस तरह के हमले से बच नहीं सकता। हमला 1 सेकंड से भी कम समय में उसके सामने होगा। अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसके पास इस हमले से खुद को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही उसी समय राक्षस पर गहरे बैंगनी रंग का गोला पूरी तरह से बन गया था। अगले ही पल राक्षस ने वासु पर एक बहुत बड़ी गहरे बैंगनी रंग की किरण फेंकी। सभी सांपों ने भी ऐसा ही किया। सभी किरणें एक साथ मिलकर
एक बड़ी गहरे बैंगनी रंग की किरण बन गईं जो वासु की ओर बढ़ रही थी। एडम को लगा कि प्रकाश की किरण प्रकाश की गति से यात्रा कर रही है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया या एक भी मांसपेशी नहीं हिला पाया। उसकी आंखों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसका दिमाग इस जानकारी को जितनी जल्दी हो सके संसाधित करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा था। अपने ऊपर गहरे बैंगनी रंग की किरण को फेंके जाने को देखकर वासु ने अपने कुल मैना का लगभग 1/3 हिस्सा एडमेंटाइट डूमब्लेड पर इकट्ठा कर लिया। जैसे ही वासु ने अपनी मैना तलवार में डाली, गहरे लाल रंग की आभा ने एडमेंटाइट डूमब्लेड को घेर लिया। जब गहरे बैंगनी रंग की किरण ने वासु को नष्ट करने की कोशिश की, तो उसने अपने बचाव के लिए एडामेंटाइट डूमब्लेड का इस्तेमाल किया। एडम ने वासु को एडमेंटाइट डूमब्लेड को लंबवत घुमाते हुए देखा, जो डार्क क्रिम्सन औंदरा से घिरा हुआ था। तलवार गहरे बैंगनी रंग की किरण से टकराई। वासु ने महसूस किया कि उसके हाथ हिंसक रूप से हिल रहे थे, क्योंकि वह इस तरह के हमले के खिलाफ अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि वह बचाव करने में सक्षम नहीं हो सकता है, वासु ने एडमांटाइट डूमब्लेड में 1000 बस और मैना डाला। एडम ने वासु को गहरे बैंगनी रंग की किरण को आधे भाग में काटते हुए देखा। बूम! क्या उसने बीम को आधा काट दिया? एडम ने आश्चर्य से खुद से पूछा। इस बीच वासु का चेहरा अपने मान के भारी नुकसान से घातक रूप से पीला पड़ गया था। इस लड़ाई की शुरुआत से ही वासु अपने पूरे 100% पर नहीं था। डुप्लीकेट वासु के खिलाफ उसकी लड़ाई ने उसका बहुत सारा मान ले लिया था। अब जबकि उसने अपने कुल मान का 1/3 हिस्सा और अतिरिक्त 1000 प्लस मान इस्तेमाल कर लिया था, वासु थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके पास जो मौजूदा मान था वह राक्षस के एक और बीम हमले से बचाव के लिए पर्याप्त था। गर्जन! राक्षस ने नाराजगी में दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि वासु उसके सबसे शक्तिशाली आक्रमण से कैसे बच गया। इस बीच वासु, जो जमीन से 5000 मीटर ऊपर था, उस विशालकाय राक्षस को देखता रह गया। अपनी ऊंचाई से भी राक्षस बहुत विशाल लग रहा था। मुझे यह हमला किए हुए काफी समय हो गया है। अगले ही पल वासु ने अपना बचा हुआ सारा मैना एडमेंटाइट डूमब्लेड में डाल दिया। इससे एडमेंटाइट डूमब्लेड के चारों ओर एक गहरा लाल रंग का आभा मंडल बन गया। लेकिन जल्द ही इस गहरे लाल रंग के आभा मंडल की जगह लाल रंग की लौ और लाल रंग की बिजली की चिंगारी ने ले ली। एडमांटाइट डूमब्लेड के चारों ओर ज्वाला और एडमांटाइट डूमब्लेड के चारों ओर बिजली की चिंगारियां बढ़ने लगीं। जमीन से एडम अब यह नहीं देख पा रहा था कि वासु कहां है। इसके बजाय वह एक क्रिम्सन विशाल गोला और उसके चारों ओर क्रिम्सन बिजली टिमटिमाते हुए देख सकता था। वासु को कुछ हद तक समझ में आ गया कि वासु क्या करने की कोशिश कर रहा था। मुझे इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। यह विचार करते हुए एडम ने राक्षस से जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन हर पल वह पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखता रहा। क्रिम्सन ऑर्ब का आकार लगातार बढ़ता रहा और 1500 मीटर के आकार तक पहुंच गया। एक पल के लिए एडम को लगा कि सूरज की जगह 1500 मीटर के विशालकाय क्रिम्सन ऑर्ब ने ले ली है, जिसके चारों ओर क्रिम्सन बिजली चमक रही है। लगभग उसी समय वासु आकाश से उतरने लगा। वह बहुत तेज गति से आकाश से उतरने लगा। साथ ही तीव्र प्रकाश वाले लाल रंग के गोले ने राक्षस को अपनी दाहिनी भुजा अपनी आंखों के सामने रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही सेकंड में वासु लगभग 2000 मीटर नीचे उतर गया। जब वह जमीन से 2000 मीटर दूर था, तो उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर एडमेंटाइट डूमब्लेड फेंका और खुद को जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश की। एडम ने 8000 मीटर से ज्यादा की दूरी से एक विशाल उल्का पिंड को जमीन पर गिरते देखा।
एडमांटाइट डूमब्लेड के राक्षस पर गिरने से ठीक पहले 400 मीटर के विशालकाय जीव ने अपने शरीर के ऊपर एक बहुपरत ढाल बनाई। उसने जो ढाल बनाई थी उसमें 7 परतें थीं। ढाल की हर परत एक यादृच्छिक रंग से बनी थी। जैसे ही एडमांटाइट डूमब्लेड ने ढाल की 7वीं परत को छुआ, एक बहुत बड़ा शॉकवेव चारों तरफ फैल गया। ढाल टूटने से पहले बमुश्किल 1 मिलीसेकंड तक टिकी रही। एडमांटाइट डूमब्लेड ने अंतिम और आखिरी ढाल का सामना करने से पहले ढाल की अन्य 5 परतों को तोड़ दिया। आरो! एडम ये नहीं देख पाया कि आगे क्या हुआ, क्योंकि क्रिम्सन फ्लेम के विशाल गोले से आने वाली तीव्र रोशनी ने उसे कुछ भी देखने से रोक दिया था। लेकिन विशाल विस्फोट होने से पहले उसने राक्षस की दर्दनाक चीख सुनी। बूम! जमीन के ऊपर वासु, जो खुद को जमीन पर गिरने से बचाने में कामयाब रहा था, उसने आसमान में एक बहुत बड़ा लाल मशरूम बादल देखा। मशरूम बादल के साथ साथ लाल रंग की लपटों और लाल रंग की बिजली की एक शक्तिशाली शॉक वेव हर दिशा में फैल गई। शॉक वेव इतनी तेज थी कि वासु भी उससे आगे नहीं निकल पाया। सौभाग्य से पिताजी खतरे से बाहर हैं। वासु ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि एडम सदमे की लहर से बहुत दूर है। वासु की आंखें बहुत थक गई थीं, क्योंकि उसने अपना सारा मैना खत्म कर दिया था। चूंकि उसके पास अब कोई मैना नहीं बचा था, इसलिए उसके सारे निष्क्रिय कौशल भी निष्क्रिय हो गए थे। वासु को अचानक उड़ते रहना बहुत मुश्किल लगने लगा। उसका ड्रैगन शरीर अब बहुत भारी हो गया था। मुझे उम्मीद है कि यह इस राक्षस के जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। वासु ने उसका मुंह खोला और कई 4 स्टार और 5 स्टार गोलियां फेंकी। उसने एक मन रिकवरी गोली, एक हीलिंग गोली और एक सहन शक्ति रिकवरी गोली ली। जैसे ही सब कुछ ठंडा होने लगा, वासु भी धीरे धीरे जमीन से नीचे उतरा, लेकिन उसने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया। जैसे जैसे उसके निष्क्रिय कौशल निष्क्रिय होते गए, उसकी चपलता कम होती गई। जैसे ही धुआं छोड़ने लगा, वासु को एहसास हुआ कि उसका हमला कितना शक्तिशाली था। उसने देखा कि 5000 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सिर्फ नष्ट ही नहीं हुआ, वहां 5000 मीटर से भी बड़ा गड्ढा बन गया था। उसके हमले के परिणाम स्वरूप आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगी थी। जब धुआं पूरी तरह से छूट गया, तो वासु ने अपनी आंखें खोलीं और पाया कि जिस राक्षस को वह मरा हुआ समझ रहा था, वह अभी भी जीवित था। चूंकि वासु का मन समाप्त हो चुका था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि राक्षस मर गया है या जीवित है। लेकिन अब इस राक्षस को अभी भी जीवित देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह राक्षस अभी भी जीवित है। आखिर यह राक्षस मेरे हमले से कैसे बच गया? वासु राक्षस की छाती के दाहिने हिस्से और दाहिनी जांघ पर एक लंबा सीधा घाव देख सकता था। लंबा सीधा घाव उसकी छाती से लेकर उसके दाहिने घुटने तक फैला हुआ था। राक्षस की सफेद पीली त्वचा थोड़ी जल गई थी। वासु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह राक्षस तेजी से खुद को ठीक कर रहा था। उसके शरीर पर घाव तेजी से भर रहा था। उसकी त्वचा फिर से सफेद हो रही थी। राक्षस ने अचानक अपना ध्यान वासु की ओर लगाया और फिर गड्ढे से बाहर कूदने से पहले उसने एक जोरदार दर्दनाक चीख निकाली। वासु ने देखा कि राक्षस आसमान से 1000 मीटर ऊपर खड़ा था। राक्षस ने उत्तर दिशा की ओर भागने से पहले वासु को ठंडेपन से देखा। राक्षस को भागता देख वासु अपने मानव रूप में वापस आ गया। जैसे ही वह अपने मानव रूप में वापस आया, वह बस बर्फ पर लेट गया। बहुत थका हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा था। यह पहली बार है जब मैंने इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला किया है। अंत में मैं इसे हरा भी नहीं सका। मैं एडम के साथ इस दुनिया से कैसे निकलूंगा? वासु लगभग सो ही गया था, अगर उसने खुद को जगाए रखने के लिए अपने होठों को नहीं काटा होता।
अभी एडम और वासु एक अनजान दुनिया में थे। घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था। वासु के लिए अपनी दुनिया में लौटने का एकमात्र संभव तरीका इस राक्षस को मारना ही था। लेकिन मैं इसके सुपर फास्ट रीजनरेशन से कैसे निपटूंगा? मेरी क्रिम्सन फ्लेम और मेरी क्रिम्सन लाइटनिंग बमुश्किल इसे नुकसान पहुंचा पाई। यहां तक कि मेरा सबसे मजबूत हमला भी कम पड़ गया। हालांकि वासु को यकीन था कि अगर वह अपने चरम रूप में होता तो इस लड़ाई का नतीजा बदल जाता। उसके दो सबसे मजबूत कौशल, इन्फर्नो ओवरड्राइव और क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक का इस्तेमाल नहीं किया जा सका जैसा कि उसने पहले किया था। दोनों कौशलों में कूल डाउन अवधि थी। वासु वहीं लेटा रहा। राक्षस के चले जाने के कुछ मिनट बाद वासु ने जो तूफानी बादल बुलाए थे वे बर्फ के बादलों में बदल गए और बर्फबारी शुरू हो गई। सांस। इस राक्षस को हराना बहुत मुश्किल होगा। वासु को उठने का मन नहीं हुआ। अजीब बात यह है कि उसे बहुत आलस्य और बहुत थकान महसूस होने लगी। उसे लगा कि वह कुछ सालों तक वहीं पड़ा रहेगा। 10 मिनट बाद एडम पीछे से आया। क्या तुम ठीक हो बेटा? एडम ने चिंतित स्वर में पूछा। ऐसे समय में जंगली शेर को यह पसंद नहीं आता था कि कोई उससे छोटा उसके लिए लड़े। फिर भी वह सिर्फ देखता रहा। एडम कई सालों में पहली बार फिर से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। हालांकि एडम ने वासु या किसी और से कभी यह नहीं कहा, लेकिन यह 19 वर्षीय युवक वह था जिसे एडम बहुत पसंद करने लगा था। एडम को सच में विश्वास था कि उसकी बच्ची उसके साथ खुशियां पा सकती है। लेकिन एक चीज जो एडम को वासु से नफरत थी, वह थी उसका हरम जीवन। एडम की एक पत्नी थी क्योंकि वह एक पत्नी से पूरी तरह संतुष्ट था। एडम को यकीन नहीं था कि वह अपनी दोनों पत्नियों को समान व्यवहार और प्यार दे पाएगा या नहीं। एडम ने पहले सोचा था कि वासु उसकी लड़की को उतना ध्यान और प्यार नहीं देगा। यही कारण है कि उसने वासु के साथ रहने के लिए समय निकाला। लेकिन वह गलत साबित हुआ। वासु ने तीनों लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया। इस कारण के अलावा एडम के पास और भी अनगिनत कारण थे। एडम चाहता था कि वासु लंबी और खुशहाल जिंदगी जिए। जब एडम ने वासु के बेटे को पुकारा तो वासु थोड़ा भावुक हो गया। वह एडम की बेचैनी को महसूस कर सकता था। मैं ठीक हूं पापा, मैं बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही यह भी दूर हो जाएगा। सांस। यह जानकर अच्छा लगा। एडम बर्फ में वासु के बगल में बैठा था। बर्फ उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वे दोनों ही खोए हुए महसूस कर रहे थे। वे किसी बेतरतीब दुनिया में खो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहां हैं। इस दुनिया से बाहर निकलने की उनकी एकमात्र उम्मीद उस राक्षस को मारना है। लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस के पास हास्यास्पद उपचार शक्तियां हैं। एडम और वासु 20 मिनट से ज्यादा समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर एडम ने बर्फ तोड़ी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे तुम्हें यहां अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वासु को उतना ही ज्यादा दोषी महसूस होने लगा। अगर उसने एडम को यहां नहीं लाया होता तो एडम इस दुनिया में नहीं फंसता। अब वासु की वजह से एडम की जान खतरे में है। वासु को लगा कि एडम को उससे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा होगा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे तुम्हारी मदद न कर पाने के लिए माफी मांगनी होगी। एडम एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह युद्ध का दीवाना है। जब से वह सिर्फ 14 साल का था, तब से वह अपने पिता के अलावा दुश्मनों से लड़ रहा है। जब भी उसका सामना किसी दुश्मन से हुआ तो वह कभी भागा नहीं। उसने अपने दुश्मनों से तब तक लड़ाई की जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। लेकिन यह लड़ाई बहुत अलग थी। एडम के जीवन में पहली बार उसने किसी ऐसी चीज का सामना किया जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे डर लग रहा था। पहली बार उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से डर लगा। तथ्य यह है कि उसने कुछ नहीं किया, बस खड़े होकर देखा
जबकि उसका दामाद उस राक्षस से लड़ रहा था, जिससे उसे दोषी महसूस हुआ और उसे यह भी महसूस हुआ कि उसे और अधिक ताकत की आवश्यकता है। कृपया माफी मत मांगो। अगली बार जब मैं उस राक्षस को देखूंगा तो उसे हराना सुनिश्चित करूंगा। एडम ने अपना सिर हिलाया, फिर दोनों फिर से चुप हो गए। अजीब बात यह थी कि दोनों को यह शांत वातावरण पसंद आने लगा था। न तो वासु ने और न ही एडम ने कभी सोचा था कि अनजान दुनिया में बर्फ पर बैठकर इतना शांत रहा जा सकता है। 20 मिनट की शांतिपूर्ण चुप्पी के बाद वासु ने अपने सवाल से माहौल को ठंडा किया। पिताजी, आप अवनी की मां से कैसे मिले? वासु उत्सुक था। उसका सवाल सुनकर जंगली शेर हंस पड़ा। हा हा हा, हम जिस दिन पहली बार मिले थे उसी दिन मैं एक पूरी किताब लिख सकता था। हमारी पहली मुलाकात रोमांटिक या कुछ और नहीं थी। उस समय युद्ध के मैदान मेरे दूसरे घर हुआ करते थे। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी के खून में लथपथ अनगिनत घंटे बिताए। उस समय एकमात्र चीज जो मुझे पसंद थी वह थी लड़ाई। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात इस लड़की से हुई। युद्ध के मैदान में उसका व्यक्तित्व बहुत उग्र था, लेकिन जब वह लड़ नहीं रही थी तो वह सबसे सौम्य व्यक्ति थी जिसे मैंने कभी देखा था। अवनी की मां ने मुझे लड़ते हुए देखा तो वह मुझ पर फिदा हो गई, जबकि मैं अपनी भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। मुझे उसे खाना बनाते हुए देखना अच्छा लगता था। मुझे उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहता था। पहली बार अपने जीवन में मुझे कुछ ऐसा मिला जो लड़ाई से भी ज्यादा दिलचस्प था। मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे लड़ाई के अलावा भी पसंद था। मैं कहूंगा कि मैं सोफिया को लड़ाई से ज्यादा प्यार करता हूं। सोफिया एक बोल्ड लड़की है, मेरी बहुत शर्मीली बेटी के विपरीत। सोफिया ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। 1 महीने बाद हमने अपनी शादी कर ली। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। भले ही कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद मैं एक मुर्गे में बदल गया, मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अब मेरा एक बढ़िया परिवार है। मेरा सामाजिक जीवन सफल है। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। मैं और क्या चाह सकता हूं? हर किसी को ये सब नहीं मिलता। वासु ने सहमति में अपना सिर हिलाया। एडम की बात सुनकर वासु को लगा कि क्या उसे भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। वासु ने तब तक शादी करने की योजना नहीं बनाई जब तक कि वह काम पूरा नहीं कर लेता जो उसने तय किया था, और वह था पूरी दुनिया में सबसे मजबूत साम्राज्य का सम्राट बनना। इसके अलावा मूल ड्रैगन में से एक के साथ मेरी मुलाकात से मुझे पता चला है कि मुझे भविष्य में कुछ दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। मैं वापस आते ही तैयारी शुरू कर दूंगा। दूसरों की बातचीत को उनकी अनुमति के बिना सुनना अशिष्टता है। तुम कौन बोल रहे हो? एडम के गले में शब्द अटक गए, क्योंकि उसने देखा कि 5 फीट 10 इंच लंबी औरत सफेद किमोनो पहने उनके पीछे आ रही है। यह देखकर एडम तुरंत खड़ा हो गया और उस औरत को सावधानी से देखने लगा। महिला के लंबे काले बाल थे। उसके सिर के दोनों तरफ 2 छोटे सींग थे। उसने सफेद किमोनो पहना हुआ था। उसकी छाती बड़ी और कमर छोटी थी। वह गोरी थी। महिला निस्संदेह एक शीर्ष सुंदरी थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर या तो घृणा या डर महसूस होता था। महिला के चेहरे पर मांस सड़ चुका था। कुछ जगहों पर उसकी खोपड़ी की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें नहीं थीं। उसकी आंखों की जगह 2 हरे रंग के गोले थे। पिताजी, शांत हो जाइए। मैं कुछ समय से इस महिला को हमारे पास आते हुए महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया। मुझे उसकी ओर से किसी भी तरह की हत्या की मंशा का आभास नहीं हो रहा है। एडम ने सिर हिलाया। एडम ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। इस महिला के पास पीक 3 ऑर्डर का साधना आधार था। क्या तुम बोलोगी या मैं तुम्हें मार डालूं? महिला को चुप देखकर वासु ने अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा सा जाहिर करते हुए पूछा।
उसकी हत्या की मंशा को महसूस करते हुए महिला कांप उठी। मेरा कोई नाम नहीं है। मैं महान स्टाररी स्काई साम्राज्य की सेवक हूं। फिर कौन सा साम्राज्य? वासु और एडम दोनों ने असमंजस में एक दूसरे की ओर देखा। महान तारों वाला आकाश साम्राज्य, महिला ने फिर दोहराया। इस बार वह भी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। पिताजी, क्या आपने कभी किसी ऐसे साम्राज्य के बारे में सुना है जिसका नाम महान तारों वाला आकाश साम्राज्य हो? जहां तक वासु को पता था, इस ग्रह पर ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था। अपने खाली समय में वासु कम से कम कुछ घंटे किताबें पढ़ने में बिताता है, खास तौर पर इतिहास की किताबें। सम्राट के रूप में वासु को अतीत और वर्तमान के साम्राज्यों के बारे में ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। वासु को सिर्फ उनके नाम ही नहीं पता थे, वह यह भी जानता था कि प्रत्येक साम्राज्य या राज्य कैसे गिरा या किसी राज्य का जन्म कैसे हुआ। अपनी तेज याददाश्त के कारण वासु ने जो कुछ भी देखा या पढ़ा है, उसे पूरी तरह से याद रख सकता है। बेशक उसने जो इतिहास पढ़ा था वह एक निश्चित समय अवधि और एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। ध्रुव आयल महाद्वीप से परे कुछ भी वासु के ज्ञान से बाहर था। इसलिए वासु ने एडम से पूछा, क्योंकि एडम वासु से ज्यादा अनुभवी था। हालांकि एडम ने भी अपना सिर हिलाया। जब मैं छोटा था, मेरे बूढ़े पिता ने मुझे इस ग्रह पर सभी महान साम्राज्यों के बारे में अध्ययन कराया था, लेकिन मेरे अध्ययन में मुझे कभी भी ऐसा कोई साम्राज्य नहीं मिला जिसका नाम महान तारों वाला आकाश हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला काफी हैरान दिखी। वही शब्द दोहराते हुए वह कुछ कदम पीछे हट गई। इसका मतलब है, उसके हाथ कांपने लगे। जल्द ही उसका चेहरा उदासी में डूब गया। वह दुखी होने लगी। यह देखकर वासु और आदम ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे से बातचीत करने लगे। वासु, पिताजी, वह इतनी उदास क्यों दिख रही है? एडम, मुझे कैसे पता चलेगा बेटा? मैं लोगों के मन की बात नहीं पढ़ सकता। वासु ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती? एडम ने आंखें घुमाई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम मुझसे पूछो। सांस। मिस, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप अचानक इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? वासु ने पूछा। महिला ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और भारी स्वर में कहा, जवाब देने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं। इस दुनिया का समय बाहरी दुनिया से अलग तरीके से बहता है। वासु और एडम दोनों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एडम ने गंभीर स्वर में पूछा। पहले तो मुझे लगा कि महाराज केवल मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। इस दुनिया में 1 घंटा बाहरी दुनिया के 24 घंटों के बराबर है। मैं और मैनेटर तथा महारानी इस दुनिया में 19,800 दिन से भी पहले आए थे। बाहरी दुनिया के हिसाब से समय के अंतर की गणना करें तो हम इस दुनिया में 1301 साल पहले से हैं। इस महिला जोंबी के जवाब ने वासु और एडम के लिए और अधिक प्रश्न उत्पन्न कर दिए। हम इस दुनिया में लगभग 30 घंटे से फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया के लिए 30 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। यह एहसास होते ही वासु और एडम दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। महिला जोंबी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे देख सकते थे कि दोनों पुरुष गहरे सदमे में थे। थोड़ी देर बाद वासु ने महिला जोंबी को देखा। वह अभी भी खुद को यह विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि इस दुनिया में समय अलग तरह से बहता है। क्या तुम सच कह रही हो? वासु ने संदेह से महिला से पूछा। मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। आप पहले जीवित प्राणी हैं जिन्हें मैंने 130 वर्षों में देखा है। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। दरअसल इस महिला के पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। तुमने सम्राट के बारे में कुछ कहा था। वह क्या था? तुम, ये नरभक्षी,
या जो भी चीज यहां आई वह कैसे? वासु अभी भी कई बातों को लेकर उलझन में था। सांस। लगभग 1500 वर्ष पहले एक महान व्यक्ति ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। 100 वर्षों के भीतर उस व्यक्ति का साम्राज्य घास के मैदानों पर सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक बन गया। घास के मैदान, वह क्या है? वासु ने पूछा। ग्रासी प्लेन्स पहले बीस्ट महाद्वीप का नाम हुआ करता था। करीब 700 या 900 साल पहले इसका नाम बदल दिया गया था। पहले इंसान और दूसरी जातियां भी बीस्ट महाद्वीप में रहती थीं, लेकिन किसी कारण से बीस्ट जाति और महाद्वीप पर रहने वाली दूसरी जातियों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। बीस्ट जाति ने लड़ाई जीत ली और बाकी सभी जातियों को महाद्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं के नाम पर उन्होंने खुद का नाम बीस्ट महाद्वीप रख लिया। ओह, मुझे उस युद्ध में नष्ट हुए सभी साम्राज्यों की अच्छी तरह याद है, लेकिन मैंने महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में कभी नहीं सुना। एडम ने महिला की ओर देखते हुए कहा। इसका शायद यह मतलब है कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य महान लड़ाई तक नहीं टिक पाया। किसी और चीज ने इसे नष्ट कर दिया होगा। यह संभव हो सकता है। मेरी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में 1000 साल पहले के सभी साम्राज्यों का रिकॉर्ड है। 1000 साल से पहले का इतिहास कुछ हद तक गड़बड़ है। यह सिद्धांतों और अटकलों से भरा हुआ है, इसलिए मैंने 1000 साल पहले से पहले की कोई भी चीज पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। यह जानकर बहुत दुख हुआ कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य इतनी जल्दी गिर गया। झोंबी महिला यह जानकर दुखी दिखी कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य गिर गया। क्या तुम हमें इस महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में और कुछ बताना चाहोगी? वासु ने धीरे से पूछा। उसे इस महान तारों वाले आकाश साम्राज्य में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। शायद वासु यह पता लगा सके कि वह इस जगह पर क्यों फंसी हुई थी। ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर ने ग्रासी प्लेन्स में सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक का इस्तेमाल किया। सम्राट, जो एक बहुत शक्तिशाली पिशाच राजा था, उसके 8 बच्चे थे। सम्राट के सभी बच्चे बहुत प्रतिभाशाली पैदा हुए थे। महामहिम के प्रत्येक बच्चे प्रतिभाशाली थे। हालांकि एक बच्चा ऐसा था जो एक रहस्यमय बीमारी के साथ पैदा हुआ था। क्या बीमारी? महारानी महान तारों वाले आकाश साम्राज्य की 8वीं संतान है। महारानी महान तारों वाले आकाश साम्राज्य की 4थी राजकुमारी है। महारानी के अन्य भाई बहनों के विपरीत, जो बहुत मजबूत पैदा हुए थे, जन्म से ही महारानी वास्तव में कमजोर थीं। महारानी को एक रहस्यमय बीमारी थी जिसने उन्हें बहुत कमजोर बना दिया था। इस रहस्यमय बीमारी के कारण महारानी किसी भी इंसान या किसी अन्य प्राणी का खून नहीं पी सकती थीं। महामहिम ने अनगिनत कीमियागरों, चिकित्सकों और उस समय के कई अन्य प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं था कि महामहिम को किस तरह की बीमारी थी। महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के प्रमुख कीमियागर ने एक सिद्धांत बनाया कि अगर महामहिम साधना करना शुरू कर दें तो महामहिम अधिक मजबूत हो जाएंगी और सामान्य जीवन जी सकेंगी। इसलिए 5 वर्ष की आयु में महारानी को साधना करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब भी वह साधना करती तो उनके द्वारा साधना की गई सारी मन की शक्ति उनके शरीर के अंदर मौजूद किसी चीज द्वारा चूस ली जाती। परिणाम स्वरूप महारानी आम इंसानों से भी कमजोर हो गईं। यहां तक कि महारानी के शरीर के भीतर बहने वाला मन भी चूसा जा रहा था। अल्केमिस्ट ने यह पता लगाने में वर्षों बिताए कि आखिर महारानी के सारे मन को कौन चूस रहा था, लेकिन कोई भी इसका सटीक कारण नहीं जान पाया। जब महारानी 10 साल की हुई तो ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर के प्रमुख कीमियागर ने एक और अजीब बात खोजी। महारानी जितनी ज्यादा उम्र की होती गईं, उतनी ही कमजोर होती गईं। 8 और 9 साल की उम्र में महारानी सामान्य बच्चों की तरह खेल सकती थीं, लेकिन 1 साल बाद वह ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती थीं। इसके बजाय
उनका ज्यादातर समय सोने में बीतता था। महारानी की नींद की अवधि उनकी उम्र के साथ बढ़ने लगी। 16 साल की उम्र में महारानी 22 घंटे से ज्यादा सोती थीं और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक जागती रहती थीं। तब तक वह इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थीं। उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वासु और एडम ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को इस राजकुमारी पर दया आ गई। दोनों ही लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी बेटी को इस तरह तड़पता देखना सम्राट के लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। दुनिया की सारी ताकत होने के बावजूद भी वह अपनी बेटी को नहीं बचा सका। महारानी को कष्ट में देखकर महामहिम और माता महारानी बहुत दुखी हुईं। उन्हें पता था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 1 या 2 दशक में उनकी बेटी शायद कभी अपनी नींद से भी ना उठे। उनके लिए अपनी बेटी को इस तरह कमजोर होते देखना मौत से भी बदतर था। महारानी को ठीक करने के लिए कोई भी धन खर्च करने को तैयार थीं, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिल पाया। यही वह समय था जब ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर के 6 स्टार रन मास्टर को एक समाधान सूझा। मानो ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर पर किस्मत चमक रही हो। महामहिम को एक पॉकेट आयाम वाली दुनिया मिल गई। रुको, पॉकेट आयाम दुनिया क्या है? इस बार एडम ने सवाल पूछा। पॉकेट डायमेंशन की दुनिया एक छोटी सी दुनिया है जो प्राइमल प्लैनेट के भीतर स्थित है। कई पॉकेट डायमेंशन की दुनियाएं हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की खोज नहीं की गई है। पॉकेट डायमेंशन की दुनिया को ढूंढना बेहद मुश्किल है। महामहिम एक को ढूंढने में सक्षम थे क्योंकि वे भाग्यशाली थे। प्रत्येक पॉकेट डायमेंशन की दुनिया अलग और अनोखी है। कुछ पॉकेट डायमेंशन की दुनियाएं पूरी तरह से लावा से भरी हुई है, कुछ पानी से भरी हुई हैं, कुछ अंतहीन रेगिस्तान हैं और कुछ घने जंगल हैं। रणमास्टर ने एक विशेष प्रकार की व्यूह रचना बनाने का सुझाव दिया जो महारानी को वृद्ध होने से रोकेगी तथा उन्हें गहरी नींद में डाल देगी। तो यह दुनिया एक पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड है जिसे सम्राट ने खोजा था। इसका मतलब है कि राजकुमारी इस दुनिया में सो रही है। हाँ, योजना यह थी कि महारानी को गहरी नींद में डाल दिया जाए और उन्हें बूढ़ा होने से रोका जाए। जब महारानी सो रही थीं, तो महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के कीमियागर उनके लिए शोध कर सकते थे और इलाज खोज सकते थे। भले ही इस प्रक्रिया में 1 सदी या 1000 साल लगें, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि महारानी की उम्र बढ़ना बंद हो गई थी और दूसरों की जीवन अवधि बहुत लंबी थी। यह मूल योजना मानी जाती है, लेकिन चीजें स्पष्ट रूप से उस तरह नहीं हुईं जैसा महामहिम ने योजना बनाई थी। मुझे और मैनाइटर को किसी भी घुसपैठिए को रोकने के लिए इस दुनिया में रखा गया था। पहले तो मैं इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और छोड़ने में सक्षम था और समय समय पर महामहिम से मिलता था। पिछली बार जब मैं इस दुनिया से बाहर गया था तो महामहिम ने मुझे पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड में किए गए कुछ बदलावों के बारे में बताया था। महामहिम ने मुझे बहुत अधिक विवरण नहीं दिया, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उन्होंने मजाक में मुझसे कहा था कि पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड का समय अलग तरह से काम करता है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह मजाक कर रहा है, क्योंकि महामहिम को दूसरों के साथ मजाक करने की आदत है। ये महिला जो कह रही थी वह वासु और एडम के लिए एक बार में पचाने लायक नहीं था। वह विशालकाय राक्षस मानव भक्षी है। हाँ, तो फिर उस मुकदमे के बारे में क्या कहना है जिसका सामना हमें और कई अन्य लोगों को करना पड़ा? ईमानदारी से कहूं तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। भ्रम की दुनिया और तैरते द्वीपों की दुनिया दोनों ही घुसपैठियों को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। जब भी कोई मजबूत प्राणी अंदर आता तो दुनिया की रक्षात्मक व्यवस्था सक्रिय हो जाती। यही कारण है कि तुम दोनों को परीक्षणों का सामना करना पड़ा।
अगर कोई कमजोर घुसपैठिया घुस जाता तो 6 सितारा रक्षात्मक व्यवस्था सक्रिय हो जाती और घुसपैठियों को भ्रम की दुनिया में फंसा देती। तो यह रक्षात्मक सरणी इतनी उन्नत है कि भले ही मैंने अपनी शक्तियों और वंश को दबा दिया हो, लेकिन यह महसूस करने में सक्षम थी कि मैं एक खतरा हूं, प्रभावशाली। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस 6 सितारा रणमास्टर के बारे में अधिक जान सकता हूं। हमसे पहले दुष्ट साधक और साहसी लोग जो यह सोचकर अंदर आए थे कि यह एक खंडहर है, एक भ्रम के अंदर फंस गए थे। क्या आप जानते हैं कि ध्रुव आयल महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में पोर्टल क्यों दिखाई दिया? इस दुनिया का पोर्टल कुछ महीने पहले दिखाई दिया था। वासु जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे एक बहुत शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति का एहसास हुआ। हो सकता है कि उस प्राणी की उपस्थिति का इस घटना से कुछ लेना देना हो। वासु को तुरंत पता चल गया कि वह महान अर्शी नाग के बारे में बात कर रही थी। पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड प्राइमल प्लैनेट के नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यहां छठे क्रम की शक्ति को दबाया नहीं जाता है। छठे क्रम का व्यक्ति कम रैंक वाले साधक पर हमला कर सकता है। अब सब कुछ समझ में आने लगा है। चूंकि आपने हमें इतना कुछ बता दिया है, तो क्या आप कृपया। महिला ने वासु को असहाय मुस्कान दी और कहा, मैं नहीं जा सकती। इस दुनिया को छोड़ने का एकमात्र तरीका है महारानी को उनकी गहरी नींद से जगाना और नरभक्षी को हराना। अगर मैं ऐसा कर सकती तो मैं बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई होती। अगले ही पल वह महिला वासु के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सिर नीचे किया और वासु से विनती करने लगी, महाराज, कृपया उसे बचा लीजिए। क्या? वासु हैरान था। वह उसे कैसे बचा सकता है? शायद अवनी अपनी राजकुमारी के लिए कोई इलाज ढूंढ पाए। वासु जानना चाहता था कि यह महिला उससे क्यों भीख मांग रही थी। उसे क्या लगा कि वह राजकुमारी को बचा सकता है? जब तुम मैन ईटर से लड़ रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन का खून है। हमारे समय में भी दिव्य श्रेणी के रक्त के साथ कोई प्राणी नहीं था। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे अपना खून पीने दोगे तो महारानी को बचाया जा सकता है। वासु बता सकता है कि उसे भी यकीन नहीं था कि उसका दिव्य ड्रैगन खून राजकुमारी की मदद कर सकता है। सांस, तुम इतने हताश क्यों हो? और कृपया खड़े भी हो जाओ, वासु ने पूछा। महिला खड़ी हुई और रोते हुए स्वर में बोली, अब जब महान तारों वाला आकाश साम्राज्य अस्तित्व में नहीं है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो महारानी को बचाने आएगा। इसका मतलब है कि महारानी उस जाल में फंसकर हमेशा के लिए फंस जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा हो। कृपया मैं आपसे विनती करती हूं, महारानी को अपने साथ ले जाइए। आप इस दुनिया में फंसे पिछले 54 सालों में मैंने देखा सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। आप शायद आखिरी व्यक्ति होंगे जो सभी रास्तों को पार करके यहां आ पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि महारानी इस जगह पर अनंत काल तक सोती रहे। अगर मुझे इस दुनिया से जाना है तो मुझे उस व्यूह को तोड़ना होगा जिसमें राजकुमारी इस समय सो रही है। वासु के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद अवनी और रिया इसका इलाज ढूंढ सकें। ठीक है, आप हमें कहां ले जा रहे हैं? वासु और एडम इस झोंबी महिला का पीछा कर रहे हैं जो 7वीं राजकुमारी की नौकर है, और जब राजकुमारी सोती है तो उसकी देखभाल करने के लिए इस दुनिया में रहती है। वासु और एडम पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों पिछले 2 घंटों से उनका पीछा कर रहे हैं। इन 2 घंटों में वे तीनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बर्फ के अलावा उन दोनों ने अपने रास्ते में और कुछ नहीं कहा। बर्फ और बर्फ के छोटे बड़े पहाड़। बस मेरे पीछे आओ, ज़ॉम्बी महिला ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया। वासु ने इस ज़ॉम्बी महिला के बारे में एक बात यह पता लगाई है कि यह महिला बहुत कम ही अपनी भावनाएं दिखाती है।
अगर वह अपनी भावनाएं दिखाती भी है तो उसका चेहरा जल्दी ही शांत हो जाता है। उसका शांत चेहरा वासु के लिए उसे पहचानना मुश्किल बनाता है। साथ ही यह ज़ॉम्बी महिला ज्यादा बोलना पसंद नहीं करती, उसे चुप रहना पसंद है। यह ज़ॉम्बी महिला एक आदर्श नौकरानी है जिसे हर रईस रखना चाहेगा। जिस तरह से वह बोलती थी उससे यह स्पष्ट था